हेलो एवरीवन। सो इन दिस वीडियो हम बात करेंगे प्रमोटिंग सेल्फ एस्टीम के बारे में, जो कि एमएससी नर्सिंग का टॉपिक है। तो कभी कभी इससे क्वेश्चंस आ जाते हैं हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, और ये वीडियो उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है जो एमएससी कर रहे हैं साइकेट्रिक से, राइट। तो लेट्स सी क्या है इस टॉपिक के अंदर। इस टॉपिक में हम बात करते हैं, सबसे दो चीज़ें आती हैं जो इम्पॉर्टेंट है, सेल्फ कंसेप्ट एंड सेल्फ एस्टीम। सेल्फ कंसेप्ट एंड सेल्फ एस्टीम, राइट। सेल्फ कंसेप्ट एंड सेल्फ एस्टीम में क्या डिफरेंस है? जो सेल्फ कंसेप्ट होता है वो क्या है कि हमारा खुद के बारे में हमारी क्या थिंकिंग है, हम खुद के बारे में क्या सोच रहे हैं, वो उसको बोलते हैं हम सेल्फ कंसेप्ट। हमारा खुद के बारे में हमारी क्या थिंकिंग है कि हम अच्छे हैं, बुरे हैं, हम काले हैं, गोरे हैं, मोटे हैं, हमारे खुद के बारे में क्या बिलीफ है, राइट। और हम दूसरों के रिएक्शंस को अपने बारे में किस तरह से लेते हैं, राइट। तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, सेल्फ कंसेप्ट। सेल्फ एस्टीम क्या होता है? ये डिग्री ऑफ रिस्पेक्ट होती है जो हम अपने आप को देते हैं। ये डिग्री ऑफ रिस्पेक्ट है कि हम अपने आप को कितनी रिस्पेक्ट देते हैं, अपने आप को कहाँ पर जज करते हैं, अपने आप को कहाँ कितनी वैल्यू हम देते हैं, हमारे अंदर कितनी कैपेबिलिटी है किसी भी काम को करने की, और उस काम को करने के लिए हमारे अंदर कितना कॉन्फिडेंस है, ठीक है। और उसको हम अपने आप को उसको हम कितना वैल्यू देते हैं, राइट। तो ये क्या है? ये हमारी सेल्फ एस्टीम है। तो सेल्फ कंसेप्ट एंड सेल्फ एस्टीम में क्या डिफरेंस है कि जो सेल्फ कंसेप्ट है ये हमारा खुद का कंसेप्ट है हमारे बारे में कि हम कैसे हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, काले हैं, गोरे हैं, और दूसरे के बिलीफ को हम अपने ऊपर कैसे लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या है हमारा पर सेल्फ कंसेप्ट। और सेल्फ एस्टीम क्या है कि डिग्री ऑफ रिगार्ड और रेस्पेक्ट है, ठीक है। यानी हम अपने आप को कहाँ पर रखते हैं, अपने आप को कितना वैल्यू देते हैं, अपने आप की कितनी रेस्पेक्ट करते हैं, राइट। तो दिस इज़ सेल्फ एस्टीम। बोलते हैं ना सेल्फ एस्टीम, अगर मैं एग्जांपल लूँ तो कि आई एम इम्पॉर्टेंट, आई एम मैटर, राइट। तो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ सेल्फ एस्टीम कि मैं बहुत इंपॉर्टेंट हूँ, और मैं खुद भी बहुत कुछ कर सकता हूँ, मैं वर्ल्ड को भी बहुत कुछ दे सकता हूँ। तो दिस इज़ सेल्फ एस्टीम, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉम्पोनेंट्स ऑफ सेल्फ कंसेप्ट के बारे में। जो कॉम्पोनेंट्स ऑफ कॉम्पोनेंट्स है, जो सेल्फ कंसेप्ट के 3 कॉम्पोनेंट्स होते हैं, बॉडी इमेज, पर्सनल आइडेंटिटी एंड सेल्फ एस्टीम। तो जो बॉडी इमेज होती है, बॉडी इमेज क्या होती है कि हमारी कि जो इंडिविजुअल का सब्जेक्टिव परसेप्शन है किसके बारे में, फिज़िकल अपीयरेंस को लेकर के पर्सन जो है, इंडिविजुअल जो है, अपने आप के बारे में क्या सोचता है और दूसरे के फीडबैक को किस तरह से लेता है अपने ऊपर। तो ये क्या है, दिस इज़ बॉडी इमेज। अगर मैं एग्जांपल लूँ तो मैं अपने मेरा बॉडी इमेज कैसा होगा, मैं अपने आप के बारे में क्या परसीव कर रही हूँ कि मैं बहुत मोटी हूँ, मैं बहुत पतली हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत बुरी हूँ, एंड तो फिज़िकल अपीयरेंस, लेकिन मेनली इसमें बात करते हैं फिज़िकल अपीयरेंस की। मैं काली हूँ, काली हूँ, गोरी हूँ, मोटी हूँ, पतली हूँ, और सामने वाला पर्सन मुझे क्या बोल रहा है मेरे फिज़िकल अपीयरेंस के बारे में, उसको मैं किस तरह से परसीव करती हूँ अपने ऊपर। दिस इज़ बॉडी इमेज। नेक्स्ट इज़ पर्सनल आइडेंटिटी। पर्सनल आइडेंटिटी जो है, इसके अंदर 3 चीज़ें आती हैं, मोरल इथिकल सेल्फ कंसिस्टेंसी एंड सेल्फ आइडियल। मोरल इथिकल सेल्फ क्या होता है कि मोरल इथिकल सेल्फ के अंदर हम वैल्यू देते हैं, राइट, वैल्यू, जजमेंट। मोरल इथिकल सेल्फ में क्या है कि इसमें इंडिविजुअल जो है ऑब्ज़र्व करता है अपने आप को, ये अपने आप को ऑब्ज़र्व करता है, कंपेयर करता है खुद को, और एक स्टैंडर्ड तैयार कर लेता है, और स्टैंडर्ड तैयार करने के बाद फिर अपने आप उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता है, और फिर इवैल्यूएट करता है, सेल्फ इवैल्यूएशन करता है। तो मोरल इथिकल सेल्फ के अंदर क्या क्या आता है? एक तो अपने आप के लिए स्टैंडर्ड्स को सेट कर देता है, खुद का सेल्फ ऑब्जर्वेशन, सेल्फ इवैल्यूएशन जो होता है किसके अंदर, मोरल इथिकल सेल्फ के अंदर। अगर मैं एग्ज़ाम्पल लूँ तो जैसे कि अब बहुत सारे बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, है ना। तो अब क्या बच्चे को जब एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो जो फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहा है, तो फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देता है जब वो देखता है कि उसको बहुत तैयारी के साथ जाता है, लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तो फिर वो अपने आप को जज करता है कि कहाँ उसने गलती करी, कहाँ उससे मिस्टेक हुई। तो ये सब चीज़ों को वो क्या करता है, अपने आप को क्या करता है, इवैल्यूएट करता है कहाँ उसने गलती करी, और फिर उन चीज़ों पर वो वर्क करता है, और
कंपेयर करता है कि कहाँ गलती करी और कहाँ गलती नहीं हुई, तो दोनों को कंपेयर करके वो उन गलतियों को सुधारता है और फिर उस नए जो उसने नए स्टैंडर्ड्स तैयार किए हैं अपनी तैयारी के लिए, तो उन स्टैंडर्ड्स के साथ वो तैयारी करता है और फिर वो एग्ज़ाम देने जाता है। तो जो वो उसका एग्ज़ाम जब देने जाता है तो उसमें वो क्लियर कर लेता है, तो वो अपने आप को जज करता है कि हाँ उसने कि कितना सही किया कितना गलत किया, तो अपने आप को फिर वो क्या करता है, जज करता है। तो दिस इज़ मोरल एथिकल सेल्फ। फिर आता है नेक्स्ट सेल्फ कंसिस्टेंसी। सेल्फ कंसिस्टेंसी में क्या होता है कि सेल्फ की इस कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है कि मतलब मेंटेन करके रखना है ना, यानी फॉर एग्जांपल से अगर मैं समझाऊँ कि अपनी इमेज को मेंटेन करते, अपनी सेल्फ इमेज को बनाए हुए रखना, तो दिस इज़ सेल्फ कंसिस्टेंसी, राइट, कि अपनी सेल्फ इमेज को कॉन्टीन्यूसली थ्रू आउट द लाइफ बनाए रखना, उसको हम क्या बोलते हैं, सेल्फ कंसिस्टेंसी। अगर मैं एग्जांपल दूँ, फॉर एग्जांपल कि अगर कोई पर्सन है जिसने ग्रेजुएट किया है, तो अब वो ग्रेजुएट करने के बाद आगे सीनियरिटी पर जाएगा ना, यानी मास्टर्स करेगा, उसके बाद पीएचडी करेगा, तो वो ग्रेजुएट करने के बाद वो लो लेवल का नहीं सोचेगा, नीचे जाने की नहीं सोचेगा, ऊपर जाने की ही सोचेगा। तो यानी अपनी सीनियरिटी को क्या करना है, मेंटेन करते हुए चलना, दिस इज़ सेल्फ कंसिस्टेंसी। फिर आता है सेल्फ आइडियल। सेल्फ आइडियल क्या होता है कि ये इंडिविजुअल का परसेप्शन होता है कि वो क्या चाहता है, क्या करना चाहता है, क्या बनना चाहता है, दिस इज़ सेल्फ आइडियल। यानी उसकी खुद से क्या एक्सपेक्टेशंस है, सेल्फ एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं वो किसके अंदर आती हैं, सेल्फ आइडियल के साथ। जैसे कि अब बहुत सारे बच्चों की एक्सपेक्टेशंस है खुद से कि मेरे को नर्सिंग ऑफिसर बनना है, मेरे को एक अच्छी जॉब लेनी है, तो वो खुद से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो दिस इज़ एज सेल्फ आइडियल। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेल्फ एस्टीम के बारे में। तो सेल्फ एस्टीम क्या है, इट इज़ अ ब्रेक डाउन इनटू 2 कंपोनेंट। सेल्फ एस्टीम को हमने 2 कंपोनेंट में बांट दिया, द एबिलिटी टू से दैट आई एम आई मैटर, कि मैं कि किसी के अंदर इतनी एबिलिटी होना कि वही कह सके कि आई एम इम्पॉर्टेंट, आई मैटर, एंड आई हैव एबिलिटी टू से आई एम कॉम्पिटेंट, आई हैव समथिंग टू ऑफर टू द अदर्स, कि मैं कॉम्पिटेंट हूँ और मैं लोगों को भी मैं लोगों को भी सर्व कर सकता हूँ। तो ये क्या होती है, ये कि दिस इज़ आवर सेल्फ एस्टीम, यानी आई वॉन्ट टू डू इट, आई कांट डू इट, आई वॉन्ट डू इट, हाउ डू आई डू इट, I'll try to do it and I can't do it, and at the last I will do it, and at the last yes I did it. This is our self esteem। यहाँ से शुरू होती है और यहाँ पर जा कर के हमारी सेल्फ एस्टीम जो है वो पूरी तरीके से रिकवर हो जाती है, जब पर्सन इतनी एबिलिटी हो जाए बोलने की yes I did it, राइट। तो यहाँ पर आकर के हमारी सेल्फ एस्टीम का पूरा तरीके से डेवलपमेंट हो जाता है। नेक्स्ट चीज़ हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम का डेवलपमेंट कैसे होता है, किन किन चीज़ों से सेल्फ एस्टीम का डेवलपमेंट होता है। तो पहली चीज़ है इमोशनल स्टेबिलिटी। इमोशनल स्टेबिलिटी जो है कि ईच एट हर एज में जो है इंडिविजुअल जो है उसमें इमोशनल स्टेबिलिटी जो है हायर होती है, हायर सेल्फ एस्टीम, जिसका हायर सेल्फ एस्टीम होता है उनके अंदर जो इमोशनल स्टेबिलिटी होती है वो भी हाई होती है, ठीक है। तो जिसका जितना ज़्यादा सेल्फ एस्टीम होगा उसके अंदर उतनी ही इमोशनल स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो इमोशनल स्टेबिलिटी से मेरे कहने का मतलब क्या, चाहे दुख आए सुख आए, तो इंसान जो है उसको बैलेंस बनाए रखना, ना तो ज़्यादा दुखी होना, ना तो ज़्यादा खुश होना, एक स्टेबिलिटी मेंटेन करके रखना। तो जो जिनकी हायर सेल्फ एस्टीम होती है उनके अंदर इमोशनल स्टेबिलिटी भी हाई होती है, लेकिन जिनका लो सेल्फ एस्टीम होगा उनके अंदर इमोशनल स्टेबिलिटी भी क्या होगी, कम होगी। दूसरा आता है एक्स्ट्रोवर्जन। एक्स्ट्रोवर्जन में क्या होता है कि जो एक्स्ट्रोवर्जन तो सोशली जो पर्सन होते हैं उनको बोलते हैं एक्स्ट्रोवर्जन। तो जो जितने ज़्यादा सोशल होते हैं, जितने ज़्यादा एक्स्ट्रोवर्जन होते हैं, उतनी ज़्यादा उनके अंदर क्या होती है, हाई सेल्फ एस्टीम होती है। लेकिन जो इंट्रोवर्ट होते हैं उनके अंदर ये सेल्फ एस्टीम क्या होगी, जो इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ पर्सन होते हैं वो अपने आप में ही रहते हैं, ना तो दूसरों से इतना इंटरेक्ट नहीं कर पाते, तो उनका सेल्फ एस्टीम लेवल भी क्या होगा, कम होगा, राइट। नेक्स्ट है कंसल्टेनियसनेस। कंसल्टेनियस में क्या होता है कि जो पर्सनालिटी ट्रेट होते हैं, जो इसमें क्या इंक्लूड है, डिज़ायर्स। कंसल्टेनियस में क्या इंक्लूड होता है, थॉटफुल, केयरफुल एंड डू द राइट थिंग्स, ठीक है। मतलब वो जो पर्सन जो होते हैं थॉटफुल होते हैं, केयरफुल होते हैं और सही चीज़ें करते हैं अपनी लाइफ में। और जो ऐसे लोग होते हैं तो कंसिस्टेंसी, उनके अंदर कंसिस्टेंसी जो है हाई होगी, जिनका हाई सेल्फ एस्टीम होगा।
राइट। और जिनका लो सेल्फ एस्टीम होगा उसके अंदर कंसर्टेनियसनेस जो है वो कम होगी। नेक्स्ट है हाई सेंस ऑफ मास्टरी। हाई सेंस ऑफ मास्टरी से मेरे कहने का मतलब है कि इतनी मास्टरी उनको होनी चाहिए कि वो कंट्रोल कर सके अपने आप के ऊपर और दूसरों के ऊपर, अपने आप के ऊपर वो कंट्रोल कर सके, तो बैलेंस को समझ सके, अपने आप के ऊपर कंट्रोल और दूसरे वाले पर्सन जो एक्शंस कर रहा है उसके बीच के बैलेंस को बनाए रखने पर वो लोग जो है कंट्रोल कर सके। तो इसको वो तो है हाई सेंस ऑफ मास्टरी। अगर मैं एग्ज़ाम्पल लूँ तो एग्ज़ाम्पल में क्या आता है, अगर मैं समझाऊँ तो अगर मैं बोलूँ कि मैं किसी पर्सन से बात कर रही हूँ और मैं उससे बहुत कुछ बोल रही हूँ, तो मेरा मुझ पर कंट्रोल है कि मैं क्या बोल रही हूँ, लेकिन सामने वाला पर्सन क्या रिएक्ट करेगा, क्या बोलेगा, उस पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। तो दिस इज़ हाई सेंस ऑफ मास्टरी। तो जिसके अंदर हाई सेल्फ एस्टीम होगा उसके अंदर जिसका हाई सेल्फ एस्टीम होगा उसके अंदर हाई सेंस ऑफ मास्टरी भी ज़्यादा होगी, है ना। नेक्स्ट आता है लो रिस्क टेकिंग। जिनका हाई सेल्फ एस्टीम होता है वो कैसे होते हैं, लो रिस्क टेकिंग होते हैं, और जिनका लो सेल्फ एस्टीम होता है वो हाई रिस्क टेकिंग होते हैं, राइट। नेक्स्ट है बीइंग हेल्दी में हमारा क्या होता है कि जो परसेप्शन होता है बीइंग हेल्दी वाज एसोसिएटेड विद हायर सेल्फ एस्टीम। जिनका हायर सेल्फ एस्टीम होगा उनका मेंटल हेल्थ भी उनकी क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा अच्छी होगी। फिर आता है सेंस ऑफ कॉम्पिटेंस। सेंस ऑफ कॉम्पिटेंस में क्या होता है कि हर पर्सन को क्या होता है ये फील करने की, एवरीवन नीड्स टू फील स्किल्ड एट समथिंग, मतलब सबको ये फील करने की ज़रूरत होती है कि वो किसी चीज़ में स्किल्ड है ना। तो ऐसा बोला जाता है। लेकिन एक वॉरेन है, उन्होंने 1991 में ये बोला, जो चिल्ड्रन जो होते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उनको हर चीज़ में स्किल्ड होना ज़रूरी है, ठीक है। तो जो वो पर्सन the best at a skill in order to have positive self-esteem, what they need to feel is that they have accomplished their personal best efforts। तो इन्होंने जो थे वॉरेन जो थे 1991 में उन्होंने कहा कि जो बच्चे होते हैं उनको हर तरीके में स्किल होते हैं वो, जो उनका पॉजिटिव सेल्फ एस्टीम होता है, लेकिन उनको जो है व्हाट दे नीड टू डू फील इस उनको ये फील कराना भी ज़रूरी है कि वो उनका पर्सनल बेस्ट एफर्ट भी वो फुलफिल होता है उस चीज़ को करने में, ठीक है। तो ये है हाई सेंस ऑफ कॉम्पिटेंसी। नेक्स्ट आता है हमारा अनकंडीशनल लव। अनकंडीशनल लव में क्या होता है कि जो पेरेंट्स होते हैं हमारे, तो जो बच्चे होते हैं उनको हर तरह से एक्सेप्ट किया जाए, चाहे वो सक्सेस है अपनी लाइफ में या तो फेलियर्स है, तो उनको बच्चों को जो है उनके फैमिली के थ्रू, उनके फ्रेंड्स के थ्रू एक्सेप्ट किए जाने को ही हम क्या बोलेंगे, अनकंडीशनल लव। तो यानी जिनको अनकंडीशनल लव मिलेगा उनका सेल्फ एस्टीम भी हाई होगा, लेकिन जिनको अनकंडीशनल लव नहीं मिलेगा उनका सेल्फ एस्टीम कैसा होगा, लो होगा। नेक्स्ट आता है अ सेंस ऑफ सर्वाइवल। और सेंस ऑफ सर्वाइवल में क्या होता है कि एवरीवन फेल्स टू एट समथिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम, राइट। यानी हर पर्सन जो है फेल होता है अपनी लाइफ में कभी ना कभी। तो जो इंसान अपनी गलतियों से सीखे, अपनी फेलियर से सीखे और कंसर्न हो, तो वो उसको हम बोलेंगे हाई सेंस ऑफ सर्वाइवल। तो जिनके अंदर हाई सेल्फ एस्टीम होता है, उनके अंदर हाई और सेंस ऑफ सर्वाइवल भी उतना ही ज़्यादा होता है, राइट। फिर आता है रियलिस्टिक गोल के अंदर क्या आता है हमारा, रियलिस्टिक गोल के अंदर कि गोल जो है वो रियलिस्टिक होना चाहिए, राइट, अनरियलिस्टिक गोल नहीं होना चाहिए। यानी जिसमें इंटरेस्ट है उसी में जाया जाए, तो वो उस फील्ड में ज़्यादा अच्छा वर्क कर पाएंगे, राइट। तो दिस इज़ रियलिस्टिक गोल। तो जो रियलिस्टिक गोल होगा तो सेल्फ एस्टीम भी उसका पर्सन का उतना ही ज़्यादा होगा। लेकिन अगर रियलिस्टिक गोल नहीं है, अनरियलिस्टिक गोल है, तो सेल्फ एस्टीम भी क्या होगा, कम होगा। फिर नेक्स्ट आता है अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या आता है कि बच्चों को क्या कर देते हैं, शुरू से ही टास्क प्रोवाइड करा दिया जाता है कि उनको काम बोला जाता है कि ये तुम्हें करना है। तो उनको अपने काम की जो उनको काम
सौंपा गया है, जो उनको जिस एरिया में जो काम करने को दिया गया है, तो उसमें वो अपनी ज़िम्मेदारी को समझे कि जो उनको काम करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे। तो जो चिल्ड्रन होते हैं उनके अंदर वो गेन करते हैं पॉजिटिव सेल्फ वर्थ को, जब उनको कोई भी काम असाइन कराया जाता है। तो इसकी वजह से क्या होगा, जब वो इसकी वैल्यू को, रिस्पॉन्सिबिलिटी की वैल्यू को समझ जाएंगे तो इससे उनके अंदर हाई सेल्फ ऑस्टीम डेवलप होगा। राइट। नेक्स्ट है रियलिटी ओरिएंटेशन। रियलिटी ओरिएंटेशन क्या होता है कि हमारी पर्सनल लिमिटेशंस होती हैं विद इन आवर वर्ल्ड, मतलब पर्सनल लिमिटेशंस होती हैं। अगर मैं एग्जांपल से समझाऊँ रियलिटी ओरिएंटेशन अगर मैं समझाऊँ कि जो पर्सन है, इंडिविजुअल को ये एक बैलेंस होना चाहिए कि वो क्या अचीव कर सकते हैं और क्या अचीव नहीं कर सकते, वो क्या उनके अंदर क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, क्या ऐसी चीज़ें जो कंट्रोल कर सकते हैं और किस चीज़ को वो कंट्रोल नहीं कर सकते। तो दिस इज़ रियलिटी ओरिएंटेशन। नेक्स्ट आता है द रिस्पॉन्स टू अदर्स। नेक्स्ट डेवलपमेंट है जो हाई सेल्फ एस्टीम में हेल्प करता है द रिस्पॉन्स ऑफ अदर्स। द रिस्पॉन्स दूसरों के पॉजिटिव और नेगेटिव जो कमेंट्स होते हैं वो भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं हाई सेल्फ एस्टीम और लो सेल्फ एस्टीम के लिए। नेक्स्ट है हेरिडिटी। कुछ हेरिडिटरी फैक्टर्स भी होते हैं एंड एनवायरमेंटल कंडीशंस। ऑल दिस फैक्टर्स आर नेक्स्ट है एनवायरमेंटल कंडीशन। नेक्स्ट इज़ जो डेवलपमेंट प्रोग्रेशन जो होता है सेल्फ एस्टीम का थ्रू लाइफ स्पेन के थ्रू भी होता है। तो जो एरिक्सन थे उनका ये मानना था कि जो सेल्फ एस्टीम का जो डेवलपमेंट है स्टेज बाय स्टेज चलता रहता है, यानी बचपन से ही सेल्फ एस्टीम जो है डेवलप होना शुरू हो जाती है। तो एरिक्सन ने क्या 1963 में इसी पर बेस्ड एक 8 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट दिया। राइट। तो उनका ये मानना था कि एक पर्टिकुलर स्टेज के अंदर कोई चीज़ अचीव कर ली जाए, अगर पर्टिकुलर एज के अंदर डिज़ायर्स को फुलफ़िल कर लिया जाए तो अचीवमेंट फ़ेज़ के अंदर चला जाता है, अगर नहीं करी जाए तो वो अनअचीवमेंट फ़ेज़ के अंदर चला जाता है। नेक्स्ट चीज़, जब इंडिविजुअल फेल होता है टू अचीव द टास्क एसोसिएटेड विद डेवलपमेंट स्टेज, तो इमोशनल ग्रोथ जो है वो इनहिबिट हो जाती है एंड ही और शी इज़ लेस एबल टू कोप सब्सिक्वेंटली मैचुरेशनल एंड सिचुएशनल क्राइसिस। तो यानी इंडिविजुअल अगर किसी भी टास्क को अचीव करने में मतलब फेल हो गया कि डेवलपमेंट स्टेज के अंदर, तो उसके अंदर जो इमोशनल ग्रोथ जो है वो रुक जाता है और वो पर्सन जो है अनकैपेबल होगा मैचुरेशनली एंड सिचुएशनल क्राइसिस को कोप अप करने के लिए। नेक्स्ट चीज़, ये जो एरिक्सन ने ये 8 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट दिया। पहली स्टेज थी ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, जो कि 0 से 18 मंथ के बीच में आती है। नेक्स्ट स्टेज है ये जो थी ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ये इन्फेंट स्टेज होती है। इसमें जो है बच्चे और मदर के बीच में, इन्फेंट और मदर के बीच में ट्रस्ट का रिलेशन डेवलप होता है, जिसको हम रूमिंग भी बोलते हैं। राइट। जिसको हम रूमिंग भी बोलते हैं कि मदर अपने बच्चे को, जब बच्चा जो होता है अपनी मदर के पास जा कर के चुप हो जाता है, रो रहा हुआ होता है बच्चा, तो अपनी मदर की गोद में जाता है तो चुप हो जाता है। तो इसकी वजह से एक ट्रस्ट डेवलप होता है बच्चे के अंदर कि कोई उसको संभाल लेगा, उसकी मदर है उसको हर प्रॉब्लम से बचाने के लिए। तो दिस इज़ ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। फिर ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, ये 3 to 5 ईयर्स में की स्टेज होती है। इसमें टोटल स्टेज होती है। इसमें क्या होता है, ऑटोनॉमी पर्सन को, बच्चे को जो है आज़ादी दी जाती है अपने हर काम को करने की। राइट। कि उसको किसी भी काम में उसको रोका नहीं जाता करने से। अगर ये चीज़ अगर उसको रोका गया तभी तो उसके अंदर शेम एंड डाउट की कंडीशन का सामना करना पड़ेगा आगे जाकर के। नेक्स्ट है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, यानी अगर बच्चे को जो है शुरू से ही उसको इनिशिएटिव दिया जाए, एक नई इनिशिएटिव दिया जाए नई चीज़ों में पार्टिसिपेट करने का उसको, तो इसकी वजह से उसके अंदर हाई सेल्फ एस्टीम डेवलप होगा। अगर नहीं किया गया वो तो अनसक्सेसफुल स्टेज में चला जाएगा और गिल्ट का सामना उसको करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी। इसमें नेक्स्ट आता है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। अगर पर्टिकुलर एज में किसी को अपनी आइडेंटिटी का पता चल जाए, यानी कि उसको पता चल जाएगा आगे लाइफ में जाकर उसको क्या करना है, तो वो अचीवमेंट फेज में चला जाएगा, अदरवाइज़ वो कंफ्यूज रहेगा ओवरऑल लाइफ। राइट। नेक्स्ट आता है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। इस स्टेज में पर्सन जो है इंटीमेसी, लव अफेक्शन की ओर जाता है, उसको पता चलता है उसकी लाइफ में लव अफेक्शन भी इम्पोर्टेंस रखता है। तो
अगर वो इस चीज़ को समझ गया तो ठीक है, अगर नहीं समझ पाया तो वो आइसोलेटिंग फेज़ में चला जाता है। फिर नेक्स्ट आता है जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। इसके अंदर इंडिविजुअल जो है ये देखता है कि वो क्या सोसाइटी को दे सकता है और क्या नहीं दे सकता, ठीक है। तो ये आती है हमारी जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन में। नेक्स्ट आता है इंटीग्रिटी वर्सेस डिसअपेयर। इंटीग्रिटी वर्सेस डिसअपेयर में क्या होता है कि इसमें जो पर्सन है वो अब इवैल्यूएट करता है कि उसने अपने कितने सपने पूरे करे, कितने नहीं करे, अगर किए हैं और उसके सारे सपने, सारी डिज़ायर्स उसने फुलफिल करी हैं और सोसाइटी को भी उसने कुछ दिया है, तो वो इंटीग्रिटी फेज़ में चल जाता है, अदरवाइज़ वो डिसअपेयर फेज़ में चला जाता है। तो ये लास्ट स्टेज होती है हमारी ओल्डर एडल्ट में आ जा कर के। नेक्स्ट आता है हमारा इंडिविजुअल के जो कुछ इंडिविजुअल जो होते हैं जिनका लो सेल्फ एस्टीम होता है, तो नर्सेज जो होती हैं इसको आइडेंटिफाई करने के लिए जो नर्सिंग थ्योरिस्ट थे रॉय ने कुछ कैटेगरीज दी जिससे ये पता लगाया जा सके कि पर्सन जो है लो सेल्फ एस्टीम में जा रहा है। तो इसके लिए कुछ असेसमेंट उन्होंने बताया, नर्सिंग असेसमेंट उन्होंने बताए, किसके बेसिस पर, स्टिमुलस के बेसिस पर। स्टिमुलस कैटेगरीज जो उनको डिवाइड किया फोकल स्टिमुलाई, कॉन्टेक्चुअल स्टिमुलाई, रेजिडुअल स्टिमुलाई में। तो जो फोकल स्टिमुलाई है, फोकल स्टिमुलाई में क्या होता है कि फोकल स्टिमुलाई में जो भी पर्सन प्रेजेंट में जो भी उसकी सिचुएशन है उसको क्या कर देता है, वो लॉस कर देता है। फॉर एग्जांपल जो कि भी उसकी प्रेजेंट रिलेशनशिप है उसको लॉस कर दिया, उसका जो एम्प्लॉयमेंट है उसको लॉस कर दिया, तो दिस इज़ फोकल स्टिमुलाई। नेक्स्ट आता है कंटेक्चुअल स्टिमुलाई। कंटेक्चुअल स्टिमुलाई में क्या होता है कि ये रीज़न होता है फोकल स्टिमुलाई का, मतलब अगर मैं प्रीवियस एग्जाम्पल ही अगर मैं कंटिन्यू रखूँ तो पर्सन की जॉब चले गई है बिकॉज ऑफ द डाइवोर्स होने की वजह से जॉब का चला जाना, ठीक। तो दिस इज़ कंटेक्चुअल स्टिमुलाई। नेक्स्ट चीज़ रेजिडुअल स्टिमुलाई। तो ये दोनों चीज़ें मिलकर के, फोकल स्टिमुलाई और रेजिडुअल स्टिमुलाई मिलकर के क्या कर देती हैं, ये इंडिविजुअल के बिहेवियर को माल अडेप्टिव बना देती हैं, राइट। माल अडेप्टिव बिहेवियर पर्सन का बन जाता है, तो दिस इज़ कॉल्ड रेजिडुअल। ये क्या है, रेजिडुअल स्टिमुलाई है, राइट। नेक्स्ट आता है कुछ बाउंड्रीज़ हैं। तो बाउंड्रीज़ जो हैं ये 3 टाइप की बाउंड्रीज़ होती हैं, रिजिड, फ्लेक्सिबल और अनमेश्ड बाउंड्रीज़। तो जो रिजिड बाउंड्री होती है, रिजिड बाउंड्री बहुत स्ट्रिक्ट बाउंड्री होती है, मतलब कि इसमें पर्सन इंडिविजुअल जो है उसको बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है दूसरों पर ट्रस्ट करने के लिए, राइट। तो वो लोग रिजिड बाउंड्री वाले जो पर्सन होते हैं वो दूसरों पर इजीली ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, कि अपने आप को दूसरों से डिस्टेंस मेंटेन बना करके चलते हैं और उनको कम्युनिकेट करने में भी दूसरों के साथ प्रॉब्लम्स होती है। एंड दिस इज़ रिजिड स्टिमुलाई। नेक्स्ट आता है फ्लेक्सिबल स्टिमुलाई। फ्लेक्सिबल स्टिमुलाई जो होती है ये हेल्थी बाउंड्रीज होती हैं और ये फ्लेक्सिबल होती हैं, मतलब ये जो इंडिविजुअल्स होते हैं मस्ट बी एबल टू लेट गो ऑफ देयर बाउंड्रीज एंड लिमिट्स व्हेन अप्रोप्रिएट। मतलब ये जो पर्सन होते हैं ये बिल्कुल फ्लेक्सिबल काइंड ऑफ पर्सन होता है, मतलब इनकी सामने वाले की प्रॉब्लम्स को समझते हैं और उनकी प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग ही अपने एक्शंस वो करते हैं, राइट। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं लूँ तो कोई एक हस्बैंड वाइफ हैं और उनका बेबी है, अगर मदर जो है वर्किंग है और वो अपने हस्बैंड को बोलती है कि अपने बच्चे का डायपर चेंज करने के लिए अपने हस्बैंड को बोलते हैं, तो हस्बैंड क्या करेगा, ओके ठीक है मैं कर देता हूँ, तुम भी काम करती हो मैं भी काम करता हूँ, हम मिलके काम करेंगे तो सब ईजी हो जाएगा। तो दिस इज़ फ्लेक्सिबल काइंड ऑफ पर्सनैलिटी, फ्लेक्सिबल पर्सनैलिटी, राइट। नेक्स्ट आता है अनशेम्ड। अनशेम्ड में क्या होता है कि अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए जब थर्ड पर्सन की ज़रूरत होती है तो वो किसके अंदर आती है, अनशेम्ड बाउंड्रीज़ के अंदर, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं नर्सिंग प्रोसेस, यानी नर्सिंग प्रोसेस में अगर सेल्फ एस्टीम के अंदर को हम कैसे असेस कर, नर्स का क्या फंक्शन होगा इसके अंदर, नर्सिंग प्रोसेस क्या होगा, ठीक है, सेल्फ एस्टीम के लिए। तो नर्स सेल्फ एस्टीम के लिए सबसे पहले क्या करेगी, असेसमेंट करेगी। असेसमेंट में नर्स क्या करेगी, कुछ क्वेश्चंस करेगी कि फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आई बिकेम एंग्री और हर्ट व्हेन क्रिटिसाइज, जब मैं गुस्सा होता हूँ तो, और हर्ट व्हेन क्रिटिसाइज, तो मुझे कैसा लगता, आई बिकेम मुझे गुस्सा आ जाता है जब कोई मुझे क्रिटिसाइज़ करता है। तो इस तरह के क्वेश्चन सेल्फ एस्टीम के रिगार्डिंग नर्स जो है कुछ 10-15 क्वेश्चंस तैयार करेगी और उसमें क्या कर देगी,
कैटेगराइज कर देगी, रैंकिंग कर देगी 0 1 2 3, ठीक है। 3 उसको देंगे जो ग्रेट डील है, ग्रेटली डील करता है, 2 जो समटाइम्स कभी कभी, और 1 उसके लिए जो ओकेजनली और नेवर कभी भी उसको नहीं डील कर पाता, तो 0। तो ये जो स्कोरिंग है, जो मिनिमम स्कोरिंग जो होती है, मिनिमम स्कोरिंग जो होती है वो 3 होती है, और जो मैक्सिमम स्कोरिंग होती है वो 46 होती है। तो अगर किसी का 3 से कम आ रहा है तो उसका वो लो सेल्फ एस्टीम के अंदर आएगा, और अगर 46 से ज़्यादा आ रहा है तो उसकी स्कोरिंग वो उसका सेल्फ एस्टीम जो है उतना ही हाई होगा। तो दिस इज़ असेसमेंट। नेक्स्ट आता है डायग्नोसिस एंड आउटकम आइडेंटिफिकेशन। डायग्नोसिस में पहला डायग्नोस क्या होता है सेल्फ एस्टीम के लिए? क्रॉनिक लो सेल्फ एस्टीम। क्रॉनिक लो सेल्फ एस्टीम क्या होता है कि लॉन्ग स्टैंडिंग नेगेटिव सेल्फ इवैल्यूएटिंग एंड नेगेटिव फीलिंग्स अबाउट सेल्फ और सेल्फ कैपेबिलिटीज़। खुद के बारे में, ठीक है, खुद के ज़्यादा लंबे समय तक नेगेटिव सोचते रहना, नेगेटिव फीलिंग्स को रखना, ठीक है, तो ज़्यादा लंबे समय तक, तो दिस इज़ क्रॉनिक लो सेल्फ एस्टीम। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ऐसे जिनका क्रॉनिक लो सेल्फ एस्टीम होता है वो दूसरों पर डिपेंड होते हैं, गिल्टी फील करते हैं, नॉन असर्टिव बिहेवियर होता है। नॉन असर्टिव बिहेवियर मतलब कि अपनी बातों को खुल के नहीं रख पाते दूसरों के सामने, राइट। और नेक्स्ट चीज़ शेम होती है उनके अंदर। दूसरा डायग्नोज है सिचुएशनल लो सेल्फ एस्टीम। सिचुएशनल लो सेल्फ एस्टीम में क्या आता है कि डेवलपमेंट ऑफ नेगेटिव परसेप्शन ऑफ सेल्फ वर्थ, मतलब उनके अंदर डेवलपमेंट होता है नेगेटिव परसेप्शन का इन रिस्पॉन्स ऑफ वो जो भी करंट सिचुएशन है उनकी, उसके रिगार्डिंग वो कैसा परसीव करते हैं, नेगेटिव परसेप्शन डेवलप करते हैं। तो दिस इज सिचुएशनल, मतलब किसी सिचुएशन की वजह से नेगेटिव परसेप्शन परसीव करना, राइट। तो इसकी कैटेगरी क्या है? जब तो इसमें अगर किसी का सिचुएशनल लो सेल्फ एस्टीम है तो वो पर्सन जो है हेल्पलेसनेस फील करेगा, नॉन असर्टिव बिहेवियर फील करेगा, पर्पसलेसनेस उसके अंदर होगी, इनडिसिसिव बिहेवियर उसका होगा, राइट। नेक्स्ट है रिस्क फॉर क्रॉनिक लो सेल्फ एस्टीम, यानी रिस्क है किसके लिए? किसके लिए? क्रॉनिक सेल्फ एस्टीम के लिए। तो ये वल्नरेबल टू लॉन्ग स्टैंडिंग सेल्फ इवैल्यूएटिंग एंड नेगेटिव फीलिंग्स अबाउट सेल्फ और सेल्फ कैपेबिलिटीज विच में कॉम्प्रोमाइज हेल्थ। तो ऐसे वो फैक्टर्स जिनकी वजह से लो सेल्फ एस्टीम जो है वो क्रॉनिक लो सेल्फ एस्टीम जो है डेवलप होता है, राइट। ज़्यादा लंबे समय तक नेगेटिव फीलिंग्स को अपने माइंड में रखने की वजह से वो कौन से फैक्टर्स हैं? तो डिस फैक्टर कौन से आते हैं इसमें? ट्रोमैटिक सिचुएशन एंड साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स, रिपीटेड फेलियर्स, रिपीटेड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। तो ये सब क्या हैं? ये रिस्क फैक्टर्स हैं किसके लिए? क्रॉनिक लो सेल्फ एस्टीम के लिए। नेक्स्ट आता है रिस्क फॉर सिचुएशनल लो सेल्फ एस्टीम, यानी कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से सिचुएशनल लो सेल्फ एस्टीम डेवलप होता है। तो पहला फैक्टर है अल्ट्रेशन इन बॉडी इमेज, दूसरा है अल्ट्रेशन इन सोशल रोल, हिस्ट्री अब्यूज़ एंड हिस्ट्री ऑफ लॉस। तो ये सारे रिस्क फैक्टर है किसके लिए? रिस्क फॉर सिचुएशनल लो सेल्फ एस्टीम के लिए। नेक्स्ट प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। तो प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन क्या होगा इस केस में? नर्सिंग डायग्नोसिस क्या बनेगा इसी के रिगार्डिंग? तो फर्स्ट डायग्नोसिस बनेगा क्रॉनिक लो सेल्फ एस्टीम related to lack of affection and repeated failures, repeated negative reinforcement as evidenced by exaggerated negative feedback about self and expression of shame and guilt। तो पहला डायग्नोस क्या बनेगा? क्रोनिक लो सेल्फ एस्टीम किससे रिलेटेड है? लैक ऑफ अफेक्शन की वजह से, यानी प्यार मोहब्बत ना मिलने की वजह से, रिपीटेड फेलियर होने की वजह से। और कैसे हमें पता चला? नेगेटिव फीडबैक की वजह से। खुद के बारे में वो नेगेटिव सोचता है पर्सन, और उसके जो पर्सन के जो सेल्फ फेशियल एक्सप्रेशन है उससे पता चला, राइट। आउटकम क्राइटेरिया, इसमें नर्स का गोल क्या होगा कि क्लाइंट वर्बलाइज करे अपनी पॉजिटिव एस्पेक्ट को, सेल्फ अवेयरनेस को, इरेशनल नेगेटिव सेल्फ जजमेंट को। नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा इसमें? बी सपोर्टिव, एक्सेप्टिंग एंड रेस्पेक्टफुल होना है विदाउट इन्वेडिंग क्लाइंट्स पर्सनल स्पेस, ठीक है। नेक्स्ट इंटरवेंशन क्या होगा? इंडिविजुअल हैव हैड लॉन्ग स्टैंडिंग फीलिंग्स ऑफ लो सेल्फ वर्थ, मे बी अनकम्फर्टेबल विद पर्सनल अटेंटिवनेस। नेक्स्ट डायग्नोज है सिचुएशनल लो सेल्फ एस्टीम रिलेटेड टू फेलियर आइदर रियल और परसीव्ड इन अ सिचुएशनल ऑफ इम्पोर्टेंस टू द इंडिविजुअल और लेस ऑफ कंसेप्ट ऑफ वैल्यू टू द इंडिविजुअल, राइट। तो दिस इज आर सेकेंड डायग्नोज। एंड आउटकम क्राइटेरिया क्या होगा? क्लाइंट आइडेंटिफाई सोर्स
of threat to self-esteem and works through the stages of grief process to resolve the loss or failure। तो आउटकम क्राइटेरिया क्या होगा कि आइडेंटिफाई करना है उस सोर्स को, थ्रेट को, सेल्फ एस्टीम की, जिससे जो वर्क करे किसके लिए, स्टेजेस प्रोसेस को रिजॉल्व करने के लिए, और फेलियर जो लॉस हुआ है, लॉस ऑफ फेलियर जो हुआ है उससे रिलीफ पाने के लिए जो है क्लाइंट जो है अपने आप अपने आप को कोप अप कर पाए, राइट। नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा इसमें, कन्वे एंड एक्सेप्टिंग एटीट्यूड, एनकरेज क्लाइंट टू एक्सप्रेस सेल्फ ओपनली। इंटरवेंशन क्या होगा कि क्लाइंट को क्या करना है, क्लाइंट की फीलिंग्स को बाहर निकलवाना है, राइट। नेक्स्ट इवैल्यूएशन में लास्ट क्या होगा, लास्ट सेक्शन क्या होगा नर्स का, इवैल्यूएशन। अब नर्स ने जो भी इम्प्लीमेंटेशन करा है तो उसका रीअसेसमेंट नर्स करेगी, राइट। रीअसेसमेंट करेगी, कंडक्ट करेगी, डिटरमाइन करेगी कि जो भी उसने एक्शंस करे हैं वो कितने सक्सेसफुल रहे हैं और कितनी अचीवमेंट उसने ली है अपनी प्लान ऑफ केयर में, राइट। नर्स जो है इवैल्यूएट करेगी नर्सिंग एक्शंस को फॉर द क्लाइंट के लिए विद सेल्फ एस्टीम डिस्टर्बेंस में बी फैसिलिटेटेड बाय गैदरिंग इन्फॉर्मेशन यूजिंग द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो नर्स कैसे करेगी, कुछ क्वेश्चंस करके इवैल्यूएट करेगी। इज़ द क्लाइंट एबल टू डिस्कस पास्ट अकम्पलिशमेंट एंड अदर पॉजिटिव एस्पेक्ट्स अबाउट हिज और हर सेल्फ। तो नर्स जो है इवैल्यूएशन जो है इवैल्यूएट करेगी जो भी उसने प्लान ऑफ केयर पे इंटरवेंशन किया है वो कितना सक्सेसफुल रहा है। तो इसको इवैल्यूएट करने के लिए नर्स क्या करेगी, कुछ क्वेश्चंस करेगी कि क्या वो क्वेश्चंस वो चीज़ें वो कर पा रहा है, कि क्या क्लाइंट एबल है अपने आप के बारे में पॉजिटिव एस्पेक्ट रखने के लिए कैपेबल है, और क्लाइंट जो है क्लाइंट जो है कैपेबल है अपने आप को अच्छे एक्सपीरियंस को गेन करने में कैपेबल है कि नहीं है, ठीक है। फियर ऑफ फेलियर उसके अंदर प्रेजेंट है कि नहीं है, किसी कोई भी सिचुएशन आ रही है उस सिचुएशन का सामना वो इजीली कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, कोई भी ग्रीफ हुआ है तो उससे कोप अप कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। तो इससे नर्स जो है इवैल्यूएट करेगी ऐसे क्वेश्चंस करके। तो दिस इज़ द लास्ट स्टेप ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस, evaluation, right? So thank you for watching everyone. Keep sharing my videos and like, share and subscribe. Thank you for watching. If you want detailed classes on psychiatric topic, please डाउनलोड कीजिए किरोशा नर्सिंग अकेडमी ऐप। इसका डिस्क्रिप्शन मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसका लिंक प्रोवाइड कर दिया है, वहाँ से आप लिंक को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।